जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह क्लास देखेंगे तो बिहार प्रवक्तक अवर निरीक्षक ईएसआई प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा तिथि 6/12/2020 को हुआ था। इससे ही यह आपका ज्ञान बिंदु का प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन है और इसका डिस्कशन काफ़ी ही ब्रीफली या जो है डीपली दिया गया है। तो डिस्कशन को ध्यान से देखेगा। इससे हमेशा यदि आप कोई भी एग्जाम आगामी देते हैं तो देखेंगे, इससे क्वेश्चन देखने को बराबर मिलेगा और इसके डिस्कशन से तो कहीं ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है डॉक्टर बरजीर कुरियन जो है का नाम विख्यात है। तो ये किस चीज़ के लिए है? तो ये श्वेत क्रांति के लिए। और श्वेत क्रांति हम जानते हैं किस चीज़ के लिए है? तो दूध के लिए है। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो 16 जुलाई 1965 ईस्वी में की गई थी। 1970 में देखेंगे तो नॉर्मन बोरल को उच्च उपज देने वाली किस्म को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आता है भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 का नेतृत्व जो है मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। नील क्रांति पहले चीन में शुरू हुई, जहां मछली पकड़ने का कार्य प्राचीन काल से किया जा रहा था। हरित क्रांति शब्द विलियम गेटे ने दिया था। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रजातियों में सुधार के लिए बड़ी संख्या में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद बढ़ाने के लिए है। भूरी क्रांति देखेंगे तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित होता है। वहीं अमृत क्रांति देखेंगे तो नदी जोड़ो परियोजना से इसका संबंध है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में जो है फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ये ग्लिसरॉल है, ये आपको काम नहीं आता है। यह देखेंगे तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल श्रृंखला का प्रमुख यौगिक है। यह जंतु एवं वनस्पति तेलों का व वसाओं में उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरील एस्टरों के रूप में उपयुक्त होता है। ग्लिसरॉल रंगहीन, गंधहीन, आर्द्रगाही और गाढ़ा द्रव है। इसका उपयोग शेविंग क्रीम, साबुन, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रावधान, रिफिल इंक आदि में किया जाता है। जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल के साथ साथ उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण प्राप्त होते हैं। इन लवणों को साबुन कहते हैं। नेक्स्ट आता है सोडियम पोटासियम साबुन के अतिरिक्त अन्य धातुओं के साबुन सफाई के कार्यों के लिए प्रयुक्त जो है नहीं होता है। जिस साबुन में उच्च वसीय अम्ल को जो है पोटासियम लवण होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इसका उपयोग स्नायु करने में किया जाता है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट का मैल दूर करने के लिए क्रिया मिसेल के निर्माण में जो है इसके द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो यह आपका निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया संक्रमण रोग है जो दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है, जबकि अन्य तीनों देखेंगे तो दूषित जल के द्वारा संचरित होता है। इसमें टाइफाइड, हैजा और पीलिया याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना निमोनिया कहलाता है। इसमें फेफड़े में जो सूजन जो की स्थिति बन जाती है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में होती है। इसके प्रमुख लक्षणों में खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। यह रोग जो है डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। अन्य 3 रोग में टाइफाइड, पीलिया, हैजा जो जलित जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट आता है पीलिया, एक जो है यकृत रोग है जिसमें रक्त में पीत वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में जो है पीत वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। इसका संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं से तथा दूषित जल के द्वारा होता है। इसमें थकान, फ्लू जैसे लक्षण, पेशाब व मल, त्वचा व आँखों का रंग पीला हो जाना। नेक्स्ट आता है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा जो है होता है। इसका संक्रमण दूषित जल, रोग के मल, मूत्र तथा जो है एवं थूक के द्वारा होता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट आता है सिर दर्द, ज्वर, शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं जिनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति जो है ये आपका खराब हो जाता है। हैजा या विप्रो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। देखेंगे हैजा जो होता है किसके? विप्रो कैलोरी नामक के जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है ये।
इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं एवं दूषित जल द्वारा होता है। इस रोग का लक्षण देखेंगे तो उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाना, हाथ पैर में ऐंठन हो जाना। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन देखेंगे तो काम कर शक्ति का जो है 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है महिला का दिया है और व्यक्ति का दिया है और डे कितने दिन में करेगा, तो ये मैन दिया है और डे दिया है, दोनों का जो मल्टीपल करेंगे इक्वल करेंगे तो इसको काट करेंगे तो 14 दिन का जो समय हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की क्रिया में भाग लेता है, तो ये जो लेता है स्यूडोमोनास होता है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्यूडोमोनास ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया है, यह विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। उसके पास कोशिकाओं से बना एक दोहरा लिफाफा है जिसके सहारे उसे आंतरिक भाग की रक्षा करता है। राइजोबियम और एजोटोबैक्टीरिया जीवाणु का एक समूह है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार आता है, राइजोबियम और एजोबैक्टीरियम। नेक्स्ट आता है राइजोबियम जीवाणु लिग्यू दलहनी फसलों के जड़ों को संक्रमित कर उनमें ग्रंथियों का निर्माण करता है। इन ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदल देता है। पौधे उस अमोनिया का जो है उपयोग प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक के निर्माण में करते हैं। पौधे की वृद्धि को प्रेरित करने वाला जो है राइजोबैक्टीरियम है। एजोबैक्टीरिया कृषि भूमि एवं पौधे की जो है जड़ों की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु समूह हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजीकरण स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में सभी गैर दलहनी पौधे खासकर चावल, कपास, सब्जी इत्यादि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है एजोस्पाइरिलम नीलहरित शैवाल धान के फसल में एजोला इत्यादि नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण जो है ये करते हैं। जीवाणु विज्ञान के पिता जो है ये आपको लुवेनहॉक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो ये जानते हैं 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आता है 11 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 11 जून विश्व जनसंख्या दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, वहीं 14 सितंबर को देखेंगे तो हिंदी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखेंगे मांग में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक है, तो ये हो जाएगा उपयोग की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि, यानी सभी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। यह चीज़ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिएगा तो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन यह आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स के द्वारा दिया गया। असंतुलित विकास का सिद्धांत यह हर्समैन के द्वारा दिया गया था। कुछ समितियाँ देखिएगा और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है और इससे क्वेश्चन बराबर आने की जो रहती है संभावनाएं रहती है। तो इसमें सरकारिया समिति या सरकारिया आयोग की देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में है, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के बारे में, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के, और गोईपोरिया समिति ये हो जाएगा बैंकों सेवा सुधार में, आबादी हुसैन समिति लघु उद्योग में, आर.बी. गुप्ता समिति कृषि ऋण क्षेत्र में जो है सुधार से इसका संबंध है। शुष्क बर्फ देखेंगे तो शुष्क बर्फ जो होता है ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह देखेंगे तो यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होता है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में एक समान हिस्सा है। शुष्क बर्फ जो होता है यानी ड्राई आइस को पहली बार 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी आविष्कार एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने जो है अनुसरण किया था। इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है और अब मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक इसका इस्तेमाल होता है। देखेंगे तो जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डालते हैं तो इससे धुआं निकलता है और उस क्षेत्र में बर्फ़ जैसा लगने लगता है। यह काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, इस कारण इसे शरीर की कोशिका मरने लगती है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलाने से रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसको? जिलेटिन का। तो इसका देखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार आते रहता है। नेक्स्ट आता है दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो दीपक पुनिया आपको कुश्ती खेल से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्म विभूषण के विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये आपको गायन के क्षेत्र से थे, इनका संबंध था। ये इनके बारे में जो है सारा दिया है डिस्कशन। तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो हमेशा चेंज रहेगा, तो इससे इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है ये पढ़ना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन जो है ना ये फैल जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव एवं गैस, और एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब परिवर्तन करेंगे तो ये आपको गर्म करके हो जाएगा, ठीक है। यही देखेंगे तो द्रव अवस्था से यदि ठोस में जाएंगे तो ये आपका ठंडा होगा तब हो जाएगा। वहीं द्रव से गैस में जाएगा तो गर्म करेंगे तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा, और ठंडा करेंगे तो ये अवस्था में क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो उदाहरण देखेंगे तो साधारण जल द्रव को 4 डिग्री सी तक ठंडा करने पर बर्फ ठोस में परिवर्तन हो जाता है, जबकि उसे 100 डिग्री सी तक गर्म करने पर वह उबलकर जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। जल वाष्प को ठंडा करने पर वह पहले जल द्रव में बदल जाता है और अंत में वह ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में जो है स्थित है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्य देशों की संख्या जो है ये आपका 194 है। कुछ संस्थान देख लेते हैं। वहीं एक चीज़ देखा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और संगठन देख लेते हैं या स्थापना और इसके मुख्यालय देख लेते हैं। जैसे एशिया विकास बैंक यानी ADB, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका मनीला फिलीपींस की राजधानी में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो कि 1967 में इसकी स्थापना हुआ और जकार्ता यानी इंडोनेशिया में इसकी राजधानी है। नाटो का देखेंगे तो 1949 में इसकी स्थापना हुआ और ब्रुसेल्स जो है ये इसकी राजधानी या बोल सकते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। सार्क देखेंगे तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ और ये काठमांडू नेपाल की राजधानी, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में इसकी स्थापना हुआ और इससे पहले जो इसका नाम रखा गया था ये गैटे जो है इसका नाम पहले रखा गया था और इसकी जो है हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो है उसको स्थापना 1930 में किया गया और लंदन में इसकी जो है हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक, याद रखिएगा विश्व बैंक, ये जो है दोनों का 1945 में, इसका तो 1945 में स्थापना हुआ और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आता है आवृत्ति के आधार पर भारत के मुक्त भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, तो ये हो जाएगा हिमालय, और कच्छ के क्षेत्र जो है ये हो जाएगा भूकंप इलाका क्षेत्र हो जाएगा। यही मैप में जो है इसमें दिया गया है, तो ये देख सकते हैं भूकंप के अध्ययन के सिस्मोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भू प्रयोगशाला, भारतीय भू सर्वेक्षण, मौसम विभाग, भारत सरकार और इसके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय जोन में जो बांटा था। पहला जो होता है अधिकतम प्रभावित क्षेत्र यानी जोन नंबर 5, तो इस क्षेत्र में जो है इसका राज्य याद रखिएगा कौन कौन होता है, तो इसमें जो है 9 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है, ठीक है। और इसमें बिहार नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय, पंजाब तथा गुजरात के कच्छ प्रदेश इस क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट जो आता है दूसरा नंबर अधिक प्रभावित क्षेत्र, जो कि जोन नंबर 4 में आता है और इसमें जो है पैमाने पे 8 रिक्टर पैमाने पर तीव्रता जो होता है इसका 8 होता है। तो ये जो होता है इससे अधिक तबाही के खतरे वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें देखें कौन कौन क्षेत्र आता है, तो इसमें आएगा सिक्किम, बिहार के उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तर एवं पश्चिम भाग, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और भाग इसमें आते हैं। तो इस तरह से ही सारा भाग दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसका PDF हम अपलोड कर देंगे, तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का है
लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को है उसके लोकसभा में जो भी सदस्यगण होते हैं इनके द्वारा ही लोकसभा का चुनाव किया जाता है या उसको ही नियुक्त करते हैं। लोकसभा सदस्य के प्रथम या निम्न सदन जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जो कि अनुच्छेद 93 में इसकी चर्चा किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता निम्न है। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो है 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पे नहीं हो। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह एक संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद से संबंधित है। 53 में भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, इसके बारे में कहा गया है। भारत में संसदीय व्यवस्थाओं को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य रहते हैं। इनमें पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा को निर्वाचन सदस्य को भी शामिल किया गया है किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट आता है संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 में जो है ना, ये याद रखिएगा मंत्रिमंडल का चर्चा है। मंत्रिमंडल का चर्चा कभी कभी क्वेश्चन आता है जो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होता है प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 75 के 2 में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च सदन होते हैं और एक अस्थायी सदन भी होते हैं जो कभी भंग नहीं होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम लोकसभा के कार्यकाल देखेंगे तो 17 अप्रैल से 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो रहे थे ये आपका श्री GV मालवकर एवं उपाध्यक्ष जो रहे थे अनंत श्यामन अयंगर रहे थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है ये आपका ओम बिरला है जो कि 17 नंबर का है और वर्तमान राष्ट्रपति जो है ये आपका द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15 नंबर की है। और ये कभी कभी पूछेगा कौन सी जनजाति से है, तो याद रखिएगा संथाल जनजाति से है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था, तो उस समय रोहित शर्मा को दिया गया था। तो ये चीज़ जो है याद रखना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज होता है। ये देखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है ये आपको शरद कमल आचरण को दिया गया जो कि टेनिस खेलते हैं। तो यही आपको राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया और ये पुरस्कार 2022 वाला याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है 16 नंबर मैथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसको 4150 और 2490 आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है सूबा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा सूबा हो गया फिजी की राजधानी और एक होता है जुबा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जुबा भी याद रखिएगा क्यों कंफ्यूज करिएगा, ये दक्षिणी सूडान की राजधानी है। ये याद रखिएगा दोनों। ठीक, फिजी की देश की राजधानी जो है सूबा है। फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाने जाते हैं। यह ओशिनिया देश है जिसकी मुद्रा फिजी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आसपास के द्वीप को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है। फिजी के सीमावर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर देखेंगे तो बानुअतु, पूर्वी में टोंगा और उत्तर में तुवालू है। नेक्स्ट आता है बानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र ज्वालामुखी मूल का यह द्वीप समूह है। नेक्स्ट देखेंगे तो टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में 9000 मीटर की गहरा है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जो होता है ये आपका मैरियाना ट्रेंच होता है जो कि 1133 है, बीच में याद रखिएगा 0 और 1133 मीटर गहरी है। और ये सबसे ज़्यादा जो होता है मरीना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट आता है
निम्न में से कौन सी विशेषताएं नौकरीशाही की नहीं है? तो ये आपका स्वैच्छिक सदस्यता हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो अंग होगा ये आपका देखिएगा तो ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और जिला परिषद हो जाएगा। तो इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत के 3 अंग ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ब्लॉक पंचायत एवं जिला परिषद है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 के अनुसार पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना निम्न है। लेकिन प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद और योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति का प्रमुख उद्देश्य उन कारकों का पता करना है था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना एवं कार्यपालिका की सफलता में बाधक थी। ग्राम सभा पंचायत राज्य व्यवस्था का अंग है। ग्राम सभाओं गांव में रहने वाले प्रत्येक पुरुष को और महिलाओं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तथा उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को जो है शासन में भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। स्थानीय स्वशासन में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र, एक होता है नगरीय क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र में आएगा तो ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, उसके बाद जिला परिषद। और इसमें नगरीय पंचायत में जो आ जाएगा या नगरीय क्षेत्र में देखेंगे तो आता है नगरीय पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति जो गठन हुआ था ये आपका 1957 में, जो कि त्रिस्तरीय था। संथानम समिति का जो गठन हुआ था ये आपको 1962 में हुआ था। शहीद अली समिति 1964 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में और LM सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन किया गया था। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो ये जो किया गया गोवा में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं के सिवन अध्यक्ष हैं। तो इस समय में के सिवन जो थे इसरो के अध्यक्ष थे। अभी जो है आपका वर्तमान में ये आपका एस स्वामीनाथन जो कि 10वें नंबर के हैं, तो इसे याद रखिएगा, एम स्वामीनाथन अभी प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करने के लिए 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई और जिसका मुख्यालय जो है ये आपका बेंगलोर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का जो 1972 ईस्वी में गठन किया गया तथा इसरो का जो अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया था। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निर्देशक सुबोध कुमार जायसवाल है जो कि 2 वर्ष के लिए है। नेक्स्ट आता है इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है और सहायक नदी में? तो कावेरी जो है हेमावती की सहायक नदी है। हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी, ये सही है। वहीं मूसी देखेंगे तो गोदावरी की सहायक नदी नहीं होकर ये आपका किसका हो जाएगा? गोदावरी का नहीं होकर के ये कृष्णा नदी का हो जाएगा। और महानदी सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसकी डिस्कशन में, मूसी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, मूसी कृष्णा नदी के जो है सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 8000 किलोमीटर है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी में हिरंगी, हेमावती, लोका पावनी, सीमसा, अकरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, वहीं सुवर्णवती, भवानी और अमरावती आदि है। इस नदी पर देखेंगे तो शिव समुद्र नामक जलप्रपात भी स्थित है। गोदावरी नदी पश्चिम घाट के नासिक महाराष्ट्र की पहाड़ियों में त्रंबक से निकलती है। इसकी देखेंगे तो सहायक नदी निम्न है, जैसे प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा जिसकी सहायक नदी है। इसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई जो है 1465 कौन? गोदावरी नदी की। कृष्णा नदी के बारे में देखेंगे तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। महाबलेश्वरम के समेत पश्चिमी घाट के पहाड़ी से निकलती है। इसका लंबाई जो है ये आपका 1401 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदी में देखेंगे तो तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी ये आदि ये इसकी सहायक नदी है किसकी? कृष्णा की। इसके बाद जो आता है महानदी। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से स्थित सीवा नामक पर्वत से इनसे हुआ है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी में शिवनाथ, हसनदेव, मंड, डूब और जोग जो है यह आपके महानदी के सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी
पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। तो ये किस में थी? तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर या 5वीं जनरेशन के पीढ़ी पर थी। देखिएगा, तो कंप्यूटर का जो पिता है उसे किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट पीढ़ी जो आया था कंप्यूटर के, ये 1945 से 55 में आया था, जो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी देखेंगे तो यह पूरा ट्रांजिस्टर पर आधारित था। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही मैं बता दे रहा हूँ। जैसे द्वितीय पीढ़ी में देखेंगे तो ट्रांजिस्टर पर आधारित था, और ये आया था कब? तो इसका विकास जो है ये किया गया था विलियम शोकली के द्वारा 1947 में इसका विकास किया गया था। तीसरी जनरेशन जो आया था यह आपको आईसी चिप का प्रयोग इसमें किया गया, और आईसी चिप का हम जानते हैं पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो किस चीज़ से बना होता है? ये सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है। और चतुर्थ जनरेशन देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। मैथ के क्वेश्चन इसे सोल्व करिएगा, 1300 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है विटामिन से। थायमिन जानते हैं, विटामिन जो B1 का नाम होता है थायमिन। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। विटामिन B1 का थायमिन नाम है। इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए के स्रोत में देखेंगे तो अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, सब्जियां आदि है। विटामिन B1 के कार्य देखेंगे तो वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट का अपचय में नियंत्रण, तंत्रिका और पेशिकों की सक्रियता के लिए आवश्यकता होती है। विटामिन B12 को देखेंगे तो नाम होता है साइक्लोकोबामिन। इसका जो है विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग जैसा बीमारी हो जाता है। विटामिन 2 से देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ये राइबोफ्लोविन हो जाएगा, और इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंख का लाल होना, जीवा का फटना इत्यादि हो जाता है। विटामिन 2 में खमीर जो स्रोत देखेंगे ये खमीर हो जाएगा। कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि जो है ये विटामिन 2 के स्रोत होते हैं। विटामिन सी के देखेंगे इसका रासायनिक नाम जो होता है ये होता है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से होने वाले रोग में रुधिर क्षीणता जो एनीमिया हो गया, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन इत्यादि होते हैं। विटामिन B6 के स्रोत में देखेंगे तो मांस, मछली, यीस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू आदि होते हैं। विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के उपापचय अभिक्रिया में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लावेर कप का संबंध किससे है? तो लावेर कप का संबंध जो होगा ये आपका टेनिस खेल से लावेर कप का संबंध है। अब देखिए, कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ना बार बार जो है पूछा जाता है कौन सा खेल से जो है क्या नाम होता है, कौन सी संबंधित है, तो इसके बारे में आप जो है जो याद कर लीजिएगा, विविध चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है। देखते हैं टेनिस के विस्तार में 4 प्रमुख सर्वाधिक होती है जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। पहला जो जनवरी में होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया शहर में खेला जाता है। विंबलडन जो होता है ये आपका जून जुलाई में होता है, ये लंदन में खेला जाता है। यूएसए ओपन जो अगस्त से सितंबर में होता है ये आपको न्यूयॉर्क में खेला जाता है। टेनिस के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। ठीक है। हॉकी के सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में की गई, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो होता है ये आपका कभी कभी पूछ लेता है 70 मिनट जो होता है। हॉकी से संबंधित टॉपिक देखिएगा तो आगा खा कप होता है, बैथन कप होता है, ध्यानचंद कप होता है, गोल्डन कप, नेहरू कप, रंगा स्वामी कप इत्यादि होता है। फुटबॉल का जन्म जो है इंग्लैंड माना जाता है। फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है जिसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा द्वारा आयोजित विश्व फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता पहला विश्व कप जो है ये आपका 1930 ईस्वी में उरुग्वे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। समकालीन विद्वानों में भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी, लूटपाट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ये जो किया था जनसंहार शब्द का प्रयोग किया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आधी रात को भारत और पाकिस्तान विश्व के मानचित्र पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस जो है ये आपका 14 अगस्त को, और भारत में जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। और यही स्वतंत्रता के समय में जब आदमी को अदला बदली होने लगा ना, तो उस समय में ट्रेन पे जो है यात्रियों सबको काट काट कर लाता था, उसी को जनसंहार के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है? तो ये परम जो है इसका नाम रखा गया है।
1984 में इलेक्ट्रॉन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किया था। नवंबर 1984 में भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है ये आपको डॉक्टर विजय भटकर को कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो है ना काफ़ी हिट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आने की हमें 100% संभावनाएं रहती है। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका विकास जो है ये आपका 1991 में हुआ था। परम श्रेणी के कंप्यूटर का विकास जो है CDEC ने किया था। भारत के सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। फ्रंटियर जो अमेरिकन 2022 विश्व की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर में जो है करीब जो है 40,000 मैक्रो कंप्यूटर जितनी परिकल्पना क्षमता होती है। इसकी गति जो है मेगा फ्लॉप से मापा जाता है। वहीं विश्व की प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो होगा ये ENAC हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो भारत की प्रस्तावना में संघवाद नहीं है। बंधुता, संप्रभुता और समाजवाद ये भारत के जो है शब्द हैं। प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द में देखेंगे तो हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व, संपूर्ण, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष और न्याय जो है 3 प्रकार की न्याय है हमारे देखेंगे प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता 5 प्रकार के हमारे इस प्रस्तावना में दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। वही समानता 2 प्रकार का दिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिया गया है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता ये हमारे प्रस्तावना के शब्द हैं। नेक्स्ट याद रखेगा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये आपको सौरव गांगुली की आत्मकथा है। अब देखेंगे तो कुछ आत्मकथा हम यहाँ पर देखिएगा तो 281 एंड बियॉन्ड ये आपका BBS लक्ष्मण की आत्मकथा है। फ्लाइंग इट माई वे ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की है। गोल्डन गर्ल ये आपको PT उषा का है। सनी डेज देखेंगे तो सुनील गावस्कर का है। वहीं वन डे वंडर्स देखेंगे तो ये आपका सुनील गावस्कर का ही लिखा हुआ बुक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी हैं। तो ये आपका अरिहंत होगा, INS चक्र हो जाएगा। भारत के प्रथम जो है पनडुब्बी INS चक्र है। वर्ष 1988 में परमाणु शक्ति के संचालित सोवियत पनडुब्बी को भारतीय नौसेना द्वारा इसे INS चक्र के नाम दिया गया था। INS खंडेरी भारत में बनी भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में से दूसरी है। यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अटैक पनडुब्बी जिसे फ्रांसीसी नौसेना रक्षा और ऊर्जा कंपनी CNS द्वारा डिजाइन किया गया था और मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड में निर्मित किया गया था। INS कलवरी S50 भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में से पहली पनडुब्बी है जिसका निर्माण भारत में हुआ था। नेक्स्ट आता है, भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है ये आपका INS अरिहंत है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम पनडुब्बी जो होगा ये आपका INS कावेरी है। भारत के प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत हो जाएगा। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि हो जाएगा और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी हो जाएगा। और भारत का जो देखेंगे तो प्रथम आणविक केंद्र ये आपका तारापुर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था। तो ये आपका 1932 में जो अगस्त में हुआ था उसमें किया गया था। 24 सितंबर 1932 को पुणे में यरवदा जेल में जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव के बीच में जो है समझौता हुआ था। नेक्स्ट आता है, मुक्त पतन उदाहरण है। तो मुक्त पतन किसका होगा, एक समान त्वरण वाली गति का एक उदाहरण हो जाएगा। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। गुरुत्वीय वह आकर्षण बल है जिसकी पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान जो देखेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है ये शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति होता है। यदि लिफ्ट के उतरते समय लिफ्ट की त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श को उठकर उसकी छत से ले जाता है। गति मुख्य रूप से जो है निम्न प्रकार के होता है, रेखीय गति या आवर्तीय गति और दोलन गति। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका पाया जाता है। तो ये आपको बिहार में
क्योंकि देखिए बिहार में क्या क्या हो गया, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद, तो दो जो है ये आपके पाया जाता है, 6 राज्य में पाया जाता है। तो एक होता है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद का राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ये देखेंगे 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रदेश सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य का अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य का जो है निर्वाचन होता है। विधानसभा के सदस्य निम्न सदन हैं जिनकी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है ये आपका 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं, अपवाद गोवा, मणिपुर आदि को छोड़कर। बिहार के विधानसभा में देखेंगे 243 सीट है, लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है। नेक्स्ट आता है सामान्य तापपतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा, तो ये जो होगा आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल का मुद्रा है, तो इजराइल का मुद्रा शेकेल जो है ये आपका इजराइल का मुद्रा हो जाएगा। इजराइल की राष्ट्रीय मुद्रा न्यू इजरायली शेकेल, जिसे सामान्यतः शेकेल के रूप में जाना जाता है, जो 4 वर्णों में आते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है ये आपका कैंडेल ब्रम तथा संसद जो है ये आपका नेसेट है। इजराइल की भाषा हिब्रू जो है बाइबल की भाषा मानी जाती है। हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। निम्नलिखित में कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2019 के विजेता थे, तो उस समय में शेख हसीना थी। नेक्स्ट आता है आगरा शहर की स्थापना किया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना 1540 में किया गया था और स्थापना करके दिल्ली से ही अपना राजधानी भी बनाया था। देखेंगे श्रीनगर अकबर के द्वारा स्थापना किया गया, फतेहपुर सिकरी ये भी अकबर के द्वारा, रोहतासगढ़ का किला ये शेर शाह सूरी के द्वारा, जौनपुर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, सीरी का शहर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तुगलकाबाद देखेंगे तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आता है कि ताइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांध में से एक है वह किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका पराना नदी पर स्थित है। ये ताइपू बांध ब्राज़ील और पराग्वे के बीच की सीमा पर स्थित है। पराना नदी पर एक जल विद्युत बांध है। मिशन इंद्रधनुष जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, इसका संबंध देखेंगे तो स्वास्थ्य क्षेत्र से इसका संबंध है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। यूनिवर्सली टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीके का प्रतिनिधित्व करता है। यह रोग में देखेंगे तो तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थेरिया, हेपेटाइटिस बी, पर्टुइटिस, टेटनस और खसरा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है महिला यात्रियों को उनके ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई पहल भारतीय रेलवे के द्वारा जो तैयार किया गया था आरपीएफ के द्वारा, यह आपका नाम था मेरी सहेली। आरपीएफ की स्थापना देखेंगे तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ की स्थापना ये 1969 ईस्वी में 59 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और आरपीएफ दिवस जो मनाता है ये आपको 20 सितंबर को मनाता है। 2020 को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑफ ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, तो ये दिया गया था पैराशूट को। ये आपको याद नहीं रखना है। 2022 वाला जो है ये आप याद रखेगा, जो कि फिल्म के लिए कोडा और निर्देशक जो था या सीआई हेडर, ये भी चेंज हो जाएगा। देखिएगा 23 में जो है दूसरा आ जाएगा, तो उसको करंट अफेयर से जोड़ के पढ़िएगा। तब तक के लिए तो आप 22 वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है डीटीयू का अधिकतम उपयोग किया जाता है, तो डीटीयू का जो उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी के रूप में किया जाता है, जो कि परमाणु भट्टी में ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा देखिएगा तो डीटीयू के अलावा जो होता है ग्रेफाइट का चूर्ण भी होता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। डीटीयू का प्रयोग जो है औषधि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखा। इसका अनुभार 20 और पीएच वैल्यू 7 होता है। भारतीय जल का आविष्कार जो है सन 1932 में यूरे और वासवर ने किया। यूरे को सन 1934 में भारी हाइड्रोजन और भारी जल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। साधारण जल के लिए 6000 भागों में लगभग 1 भाग भारी जल होता है। भारी जल साधारण जल के विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है। भारी जल का क्वथनांक देखेंगे तो ये आपका 374.4 के से, हिमांक देखेंगे तो इसका 276.8 के से, आपेक्षिक घनत्व देखेंगे तो
जो के है ये होता है। नेक्स्ट आता है साधारण जल की तरह भारी जल जो है ये रंगहीन होता है, गंधहीन एवं स्वादहीन होते हैं। नेक्स्ट आता है वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो वेल्ड घास का जो स्थल है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का स्थल पाया जाता है। वेल्ड घास के मैदान जो है विस्तार मुक्तः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया के कई भागों में वेल्ड घास के मैदान क्षेत्र अधिकतर भागों में घास देखने को मिलता है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के मैदानी में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। यह मैदान बहुत उपजाऊ होता है। पंपास विश्व के प्रसिद्ध शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिण भाग में मुख्य तौर से होता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी में स्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यह मैदान ऑस्ट्रेलिया के कृषि उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी है। इसी मैदान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कंगारू सबसे प्रमुख, और कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठन होते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं? तो जीव और अजीब होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। देखेंगे तो एंकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेले ने जो है 1866 में किया था। हैकेले द्वारा निर्मित एंकोलॉजी नामावली का ग्रीक भाषा में 2 शब्द से हुआ है, जिसे हम ओंक्सु यानी रहने का स्थान और लोंगजू मतलब अध्ययन। आगे चलकर यह एंकोलॉजी को इंकोलॉजी कहा जाता है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। पारिस्थितिकी तंत्र घटक में देखेंगे तो एक तरफ जैविक घटक और दूसरा तरफ अजैविक घटक। जैविक घटक में देखेंगे तो उत्पादक वर्ग आता है, उपभोक्ता वर्ग और अपघटक वर्ग। वहीं देखेंगे तो अजैविक में अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवान तत्व आता है। तो उत्पादक वर्ग में देखेंगे तो उसके अंतर्गत वे घटक आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि उपभोक्ता वर्ग में देखेंगे तो 3 वर्ग होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में आ जाता है सरकारी, शाकाहारी, दूसरे में आ जाता है मांसाहारी और तृतीय में जाता है सर्वाहारी होता है। अब घटक वर्ग में देखेंगे तो घटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं, जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजिया आता है। जबकि अकार्बनिक पदार्थ में देखेंगे तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर आते हैं। कार्बनिक में पौधे मृत अवशेष जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, ये सारे जो है कार्बनिक हो गए। जबकि जलवान तत्व में देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश और तापमान का वर्षा आदि होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मेंडले ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो ये आपका फूल की आकृति का चयन नहीं किया था, बाकी सारा किया था। तो बीज का आकार जो गोल और छुरीदार था इसका किया था। बीज का रंग पीला और हरा इसका किया था। फूल का रंग देखेंगे तो बैगनी और सफ़ेद इसका किया था। फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई, जबकि फली का रंग हरा पीला। वहीं पुष्प की स्थिति देखेंगे तो अक्षीय और अत्यंत। तने की ऊंचाई देखेंगे तो लंबा और बौना। ये जो है मेंडल के अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विशेषताओं का 7 जोड़े थे। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया था। ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। इस पोर्टल नाबार्ड देखेंगे तो आपका नाबार्ड की स्थापना देखेंगे तो 12 जुलाई 1882 द्वारा विकसित किया गया था तथा इसके संचालन पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग के द्वारा किया गया है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? तो उसमें PT उषा के द्वारा ये जीता गया था। PT उषा देखेंगे तो इसका जन्म जो हुआ था केरल में 27 जून 1964 को हुआ था। PT उषा को भारत का उड़नपरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी हो जाएगा ये आपका फसल का खेती। फसल की खेती एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वन, तालाब, झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। कृत्रिम पारिस्थितिकी वह स्थान होता है जहाँ पर सजीव एवं निर्जीव घटक आपस में संबंधित रखते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो कृषि, खेत खलिहान, जल जीवाश्मशाला, अंतरिक्ष यान, जल और भूमि। नेक्स्ट आता है पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र में पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में है। सलीम अली विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र ये आपका कोयम्बटूर में है। पर्यावरण संस्थान में देखेंगे तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है। GB पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। वहीं भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है।
वन अनुवांशिक तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। वन उत्पादन केंद्र रांची में है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका 1973 ईस्वी में मनाया गया था। अधिनियम नीति देखेंगे तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन नीति जो है 1988 में, ध्वनि प्रदूषण नियामक व नियंत्रण अधिनियम ये 2000 में मनाया गया था। नेक्स्ट आता है भारत में वन सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वन सेना दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। लुई ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, शहीद कुष्ठ और निवारण दिवस जो है ये आपको 30 जनवरी को, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, विश्व वनजीव दिवस 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उपभोक्ता दिवस जो है ये आपको 15 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस या बिहार दिवस जो है 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस ये 24 मार्च को, विश्व रंगमंच अहिंसा गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री और ये जो है शास्त्री जयंती गांधी जयंती जो है ये आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस जो है ये 27 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से डेट देख लीजिएगा, जो इसका PDF हम भेज दिए हैं। नेक्स्ट आता है मैथ का क्वेश्चन 51 इसको सोल्व करिएगा। मैथ बोल रहे हैं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका ओमेगा इंटू 1/LC हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपको गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यह मिट्टी सामान्य लोहे चूने कैल्शियम पोटास एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की बहुलता से होती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग जो होता है काला टाइटेनिक फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टियों के स्थानीय रूप में रेगूर उत्तर प्रदेश में करेली काली कपासी मिट्टी अथवा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इनका विकास महाराष्ट्र में सर्वाधिक में पश्चिम मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के दक्कन लावा बेसाल्ट के अक्षय में पाया जाता है। इसमें उर्वरकता अधिक होती है, इसलिए जरदार फसलों जैसे कपास तूरी खट्टे फलों चना सोयाबीन तिलहन मोटाई आदि सफोला आदि में जो है ये खेती का उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वायु को जो है मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो ये जो कहलाता है बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर से हम जो है वायु दाब को मापते हैं। एनीमोमीटर से यह उपकरण हवा की शक्ति एवं गति को मापता है। बायोग्राफ देखेंगे, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। कार्डियोग्राम देखेंगे तो इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं। क्रोनोमीटर देखेंगे तो यह उपकरण जलयान पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है। फैदोमीटर देखेंगे, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। गैल्वेनोमीटर यह यंत्र उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर होता है, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर जो है इसकी उपकरण की द्रव्यों की अपेक्षा घनत्व को मापा जाता है। रेनगेज होता है, यह वर्षा को मापने में काम आता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर जो होता है दूर स्थित वस्तुओं के उच्च तापमान को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है। तो ये होता है गैंगटिक डॉल्फिन हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम जो है इसका यह आपका प्लानिस्टा गैंगटिका है। गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी। गंगा डॉल्फिन नेपाल भारत और बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्री मेघना एवं कर्णाफुली शांगू नदी प्रणाली में रहती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह
वास्तव में दृष्टिहीन होती है। ये पराश्रम ध्वनियों के उत्सर्जन करके शिकार करती है जो मछलियों और अन्य शिकार से टकरा कर वापस लौटती है तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने में सक्षम बनाती है। इन्हें जो है सुसु भी कहा जाता है। 2009 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दिया गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंध कर दिया है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किया गया है। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रति 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 55 देखेंगे तो सत्य शोधक समाज की स्थापना या शुरुआत किसके द्वारा किया गया, ये आपको ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया है। ज्योतिबा फूले 1827 से 90 ईस्वी तक रहे थे। माली जाति में पैदा हुए। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की। ज्योतिबा राव फूले को 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विठल राव कृष्ण जी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आता है सावित्रीबाई काव्यात्री की थी और ये काव्या फूले तथा वावन काशी सुबोध रत्नागर उनके 2 काव्य संग्रह है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम देखेंगे तो मूलशंकर था। 1875 में उन्हें बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्हें मुख्यालय बम्बई से लाहौर 1877 में स्थानांतरित किया था। दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उसकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक नेत्रहीन गुरु स्वामी विरंजानंद से ग्रहण की थी। उसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र दत्त जो कि 1863 से 1902 ईस्वी तक रहे थे, जिन्होंने बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने लगे। विवेकानंद ने उस रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराजा खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा था। वे बम्बई से पेनिसुलर जहाज से रवाना हुए थे। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवाद आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। उसके बाद जो आता है प्रार्थना समाज। केशवचंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महागोविंद रानडे और आत्माराम पनडे ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया। वेद समाज देखेंगे तो केशवचंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरन नायडू ने मद्रास में वेद समाज का जो है स्थापना किया। तो इसको याद रखिएगा, वेद धारा का धारा रह गया धरालू नायडू। भारत में पैन कोड की कुल संख्या से बना होता है। तो कितने से, तो ये 10 की जो है कुल संख्या होता है पैन कार्ड पे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो आधार कार्ड के नंबर 12 अंक का होता है। वोटर आईडी कार्ड का नंबर 10 संख्या का होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का जो होता है ये आपको 15 संख्या का, और GST पंजीकरण ये आपका 15 संख्या का, और ATM कार्ड का जो नंबर होता है ये आपका 16 संख्या का होता है। नेक्स्ट देखेंगे नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, तो ये आपका ई मित्र के द्वारा करा सकते हैं। ई मित्र से ऑनलाइन के द्वारा इसको करा सकते हैं। अब कुछ पोर्टल देखते हैं तो ये देखेंगे सांस देखेंगे पोर्टल, ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। स्केल ऐप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री एवं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया। यही देखेंगे CM द हैंसी पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया। ई समाधान पोर्टल UGC के द्वारा तैयार किया गया था। लकी बिल ऐप है केरल सरकार के द्वारा। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE के द्वारा। आधार फेस RD ऐप ये आपको UIDAI के द्वारा शुरू किया गया। EV मित्र ऐप देखेंगे तो BSCOM कंपनी के द्वारा। वहीं सैली ऐप देखेंगे तो केरल सरकार के द्वारा ये आता है। नेक्स्ट 14,400 ऐप ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आयु ऐप जो है ये आपको कर्नाटक सरकार के द्वारा। विजिलेंस ऐप गोवा सरकार के द्वारा। वहीं आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सरकार के द्वारा। संभम पोर्टल देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा ये किया गया। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप जो है ये आपको उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कावल
उत्थवी ऐप ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। वहीं देखेंगे तो लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तंबाकू छोड़ो ऐप देखेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। अपना कांगड़ा ऐप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट आता है सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा। नेक्स्ट आता है चलो ऐप देखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कॉल योर ऐप देखेंगे तो ये नागालैंड पुलिस के द्वारा। माई पार्किंग ऐप ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा। ये सारा करंट के क्वेश्चन है, हम आपको करंट का भी जो है बुक कंप्लीट करवा देंगे, तो इसको आप देख सकते हैं। जो कि ट्यूटोरिया का आने वाला है उसको या तो नहीं तो SPD का करा देंगे, तो उससे भी आप कवर कर लीजिएगा। फिश वाला ऐप देखेंगे तो असम सरकार के द्वारा। गरुड़ ऐप होगा निर्वाचन सरकार के द्वारा। वहीं आता है प्रागति ऐप जो है LIC के द्वारा। और यहीं संपन्न ऐप पोर्टल देखेंगे तो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। वाई ब्रेक ऐप ये आयुष मंत्रालय के द्वारा। वहीं आता है गोपाला ऐप देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। वहीं देखिएगा तो ऑडियो कुंभ ऐप ये मोहन भागवत RSS के द्वारा। वहीं प्राण पोर्टल देखिएगा तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। फिट इंडिया ऐप केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। श्रम पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। युक्त धारा पोर्टल ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। वहीं देखेंगे तो प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के द्वारा। माई हेल्थ पोर्टल ये HCL फाउंडेशन ने शुरू किया था। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा 20/3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है ना, श्रेणी क्रम में निकालिएगा तो R बराबर जो हो जाता है R1 + R2। वहीं जो देखेंगे तो पैरेलल क्रम में हो जाता है तो 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 और +1/R2। तो इसमें ये दिया है पैरेलल में, और ये इसको इस वाला जो निकाल लेंगे श्रेणी में, तो श्रेणी में हो जाएगा 20 और पैरेलल का निकाल लिया है तो उसके बाद इसको मल्टीपल कर दिया है तो दोनों को जोड़ का आ जाता है 20/3। तो यही दिया श्रेणी क्रम में ये हो जाएगा फार्मूला, और ये जो है समांतर क्रम का फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है आपको फ्यूजिमा, जो कि जापान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। फ्यूजिमा देखिएगा जापान में स्थित है। ज्वालामुखी कप के आकार को मुख को क्रेटर कहते हैं, ये याद रखिएगा। माउंट एटना सिसिली इटली में स्थित है। माउंट इरेबस ये आपके रॉस द्वीप अटलांटिका में स्थित है। विसुवियस हो जाएगा नेपल्स की खाड़ी इटली में है। वह स्ट्रोम्बोली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में हो जाएगा। माउंट रेनियर ये अमेरिका में है। कोटोप्सी इक्वाडोर में है। पेरिकुटिन ये आपको मैक्सिको में है। नेक्स्ट देखिएगा कोहसुल्तान ये पाकिस्तान में है। माउंट ताल फिलीपींस में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा स्ट्रोबोली इट्टी को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोप्सी इक्वाडोर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अंटार्कटिका माउंट इरेबस महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। प्रशांत महासागर में परिमेखला को अग्नि वलय की संज्ञा दी गई है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, जो कि 6885 मीटर एंडीज पर्वत या चिली अर्जेंटीना में है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह आपका मोना लोआ है। नेक्स्ट आता है अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जो है ये बनाया गया? तो यह अमेरिका के द्वारा उत्क्रमित किया गया है। यह हेलीकॉप्टर देखेंगे तो अपने सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकती है। S-400 ये रूस के द्वारा बनाया गया है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। हेलेना देखेंगे तो भारत में विकसित हुआ, जो कि टैंक रोधी है और ये आपका हेलीकॉप्टर वर्जन है। चीनी को देखिएगा तो अमेरिका का बोई कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये हेलीकॉप्टर है जो कि 2 पंखी वाला है। नेक्स्ट आता है ब्राक 8 ये आपका DRDO व इजराइल के द्वारा बनाया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS बेला फ्रांस के द्वारा स्कॉर्पियन सैनिकी पेंडुमी है। और देखेंगे इंद्रजाल भारत के द्वारा ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। प्रचंड भारत देखेंगे तो भारत के द्वारा स्वदेशी निर्मित युद्धक हेलीकॉप्टर है। 61 नंबर देखिएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय किया गया है? तो ये जो है विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया है। विलय के बाद भारत में वर्तमान में बैंकों की संख्या जो रह गई है ये आपको 12 रह गया है, और इस 12 से ही याद रखिएगा भारत में महारत्न कंपनियों की भी संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हुआ, आंध्र बैंक यूनियन बैंक में हुआ।
तो इस तरह से जो है इसमें सारा देखेंगे तो विलय वाला बैंक दिया है। नेक्स्ट आता है 62वां क्वेश्चन, अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महेशमती थी। बुद्ध के जन्म के 6ठे शताब्दी से पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश आसपास के क्षेत्र मालवा शामिल था। इसके 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन था और दक्षिणी भाग की राजधानी महेशमती थी। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की सूची मिलती है। आधुनिक मालवा क्षेत्र में ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। मगध की राजधानी गिरिबज या राजगीर थी। बज्जी की राजधानी देखिएगा तो ये आपका वैशाली है। इस मैथ के क्वेश्चन 63 नंबर में सोल्व करिएगा तो ये आपका इसका आंसर 45 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेबेस्टियन वेट्टल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। क्रिकेट से देख लीजिएगा तो क्रिकेट का खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट की सर्वोच्च संख्या जो ICC है, जिसकी मुख्यालय 1 अगस्त 2005 को दुबई में बनाया गया था। यह पहले लॉर्ड्स में था, ठीक है। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन और रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया था। क्रिकेट की शब्दावली से बराबर क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। चाइनामैन, LBW, थ्रो, मेडन, स्विक, स्ट्रोक, कवर, पॉम्पिग्रिच और हुक हो जाएगा। वहीं पोलो के देखिएगा तो पोलो के शब्दावली में आता है बंकर, चक्कर, मेलेट, चुक्का, एरिस, रेल, एंगल शॉट। अब पोलो के खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तैराकी में शब्दावली में देखिएगा तो फ्रंट क्रॉल, वेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इसमें से देखिएगा देवदास जी है, इनसे संबंधित नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी कलकत्ता, अब जो कोलकाता है, में 7 मई 1861 को हुआ था। अन्य नाम में नामो भानु सिंह ठाकुर, जो कि मोनिता, गुरुदेव, कबीर गुरु, विश्वा काका के नाम से भी जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के ठुमरी शैली से प्रभावित थी। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाला पहले जो है गैर यूरोपियन और पहले भारतीय थे। रचना देखेंगे तो इसका जो आता है काबुली वाला आता है, मास्टर साहब आता है और पोस्टर मैन जो है इनका प्रमुख रचना है। 2 देश के राष्ट्रीय गान में भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला का राष्ट्रीय गान लिखा है। वह ऐसा करने वाला एकमात्र कवि है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, किंतु 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। गैर मतलब है कि नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद नाम के साथ सर लगाया जाता है। मृत्यु जो है उनका 7 अगस्त 1947 को कोलकाता में हो गया। नेक्स्ट आता है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का साधारण जो है उदाहरण या प्रकार है? तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्णनीय, यानी दोबारा जो है उसका हम निर्माण कर सकते हैं। समुद्र से प्राप्त ऊर्जाओं को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, एक ज्वारीय तरंगी ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वार भाटा दिखेगा तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर के जल के ऊपर उठने और गिरने के ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। सागरीय जल के नीचे गिरने को लौटने और सागर की ओर को भाटा कहा जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। भारत का पहला समुद्री ज्वारीय विद्युत संयंत्र जो है बीजिंगम केरल में लगाया गया है। भारत के लगभग 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। महात्मा गांधी को भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर जो था? तो ये जो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागानों के मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती अनिवार्य कर दिया था। यह व्यवस्था 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मजहूर हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख,
JB कृपलानी के सहयोग के मामले में जांच कराने चंपारण पहुंचे थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये आपका 1918 में और प्रथम बार इसमें भूख हड़ताल किए थे। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किए। यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों में जो है प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ गया था। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक मजदूरों से केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे। अंत ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। वहाँ आता है बरदोली सत्याग्रह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक के वृद्धि कर दी। पटेल ने इस लगान के वृद्धि को जमकर विरोध किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो ये जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जो थल, वायु और जल तीनों के सेना के प्रमुख होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124(1) के तहत उच्चतम न्यायालय, 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार दिया है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का पद का सृजन है। थल सेना देखेंगे तो स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। आदर्श वाक्य में स्वयं से पहले सेवा ये है और दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बने थे वो बने थे जनरल M राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बने थे जनरल करियप्पा। वहीं प्रथम फील्ड मार्शल वो जनरल मानिक बने थे। वायुसेना देखिएगा तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य जो है इसका टच द स्काई विथ ग्लोरी। दिवस उसको मनाते हैं 8 अक्टूबर को। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ देखेंगे तो एयर मार्शल थॉमसन M हस्टम है और प्रथम वायुसेना अध्यक्ष जो बना था ये बना था एयर मार्शल M मुखर्जी। नौसेना देखेंगे तो नौसेना का स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्यालय उसका पश्चिमी नौसेना का मुंबई है। दक्षिणी नौसेना कमान का कोचिंग है। अन्य दो पूर्वी नौसेना कमान का विशाखापत्तनम है। आदर्श वाक्य में सनो वरुण संस्कृत में। प्रमुख देखेंगे तो मनोज पांडे 29वें और दिवस जो है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं प्रथम नौसेना अध्यक्ष देखेंगे तो वाइस एडमिरल RD कटारी बने थे। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, लोहेश चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये आपका परतदार चट्टान का उदाहरण है। लोहेश चट्टान परतदार चट्टान का उदाहरण है। वर्ष 1921 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी से इस तरह के जमाव के लिए पहली लोहेश शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लोहेश मिट्टी प्रायः अधिक रंध्र, बहुत उपजाऊ और कृषि के उपयुक्त होती है। इसका निर्माण मध्य एशिया में गोभी मरुस्थल से पवन द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। लोहेश में क्वार्टजाइट, फेल्सपार, अभ्रक तथा कैल्साइट इत्यादि खनिज का मिश्रण पाया जाता है। ऑक्सीकरण की वजह से ही उसका रंग जो होता है ये पीला या भूरा होता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1991 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये किया गया था ओलंपम दे गुज के द्वारा किया गया था। 1791 में महिलाओं नागरिक एवं अधिकार घोषणा पत्र ओलंप दे गुज ने तैयार किया। ओलंप दे गुज एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिनके लेखक महिलाओं के अधिकार और कुप्रथा पर आधारित था। क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान दोनों के उन्मूलन गिलोटिन पर 1793 में मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखिएगा, 2019 में BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिलाओं एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपको PV सिंधु के द्वारा जीता गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियन 2022 का खिताब देखिएगा तो महिला एकल में PV सिंधु भारत के थे और विजेता जो बनी थी वो मालविका वसोरा भारत की बनी थी। नेक्स्ट देखें 72वां क्वेश्चन, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? ये जो क्या था हो ची मिन्हू के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की जो स्थापना है 1936 में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। क्षारीय मृदा धातु में कौन सी अधिकतम विद्युत घनी है? तो ये होगा Ba यानी
क्षारीय लवण या क्षारीय मृदा में क्षारीय मृदा में ये मिट्टी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क भागों में जो लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। क्षारीय मृदाओं में नाइट्रोजन का जो है अभाव रहता है। इस प्रकार की मृदा में जो है बटसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, फालसा, जामुन आदि लवण प्रतिरोधक फसलें व वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में जो है सबसे अधिक क्षेत्र में है आपका जलोढ़ मृदा पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। मृदा अपरदन का वनरोपण को रोका जा सकता है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरकता के बने रहने के कारण वार्षिक बाढ़ एक नवीन जलोढ़ मृदा का जमा होता है। जलोढ़ मृदा हम बता दें 2 तरह का होता है, एक जो होता है खादर, दूसरा होता है बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसको कहते हैं बांगर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। तो छोटी आर्द्रभूमि की रेणुका होगा जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे बड़ा जो हो जाएगा ना, तो सबसे बड़ा याद रखेगा सुंदरबन हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट आता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है। तो ये आपका तमिलनाडु में 14 गो है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सूची शामिल होने वाला पहला स्थल जो है ये आपका कोबर्ग जो है प्रायद्वीप कौन सी में है, ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल होगा ये आपका हरे के बैराज है। आज संरक्षण क्षेत्र प्रथम सम्मेलन इराक के शहर रामसर में 1971 में किया गया था। रानवेर कन्वेंशन में काम करना शुरू जो है ये आपका 21 दिसंबर 1975 किया था। सर्वाधिक शामिल स्थल वाला देश जो है यूनाइटेड किंगडम जहां पे 175 है। भारत जो है रामसर कन्वेंशन में वर्ष 1 फरवरी 1982 को जो है ये शामिल हुआ था। अब रामसर स्थल के बारे में देख लेते हैं। रामसर वह आर्द्र या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया था। इसका जो है नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया जहां जो है 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट आता है 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी है। तो ये आपका बांग्लादेश से जुड़ी है। तो ये याद रखिएगा बांग्लादेश से जुड़ी है जो कि 4096 किलोमीटर जो है लंबी सीमा बनाती है। नेक्स्ट आता है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप जो होता है जल के वहन के लिए आपका पादप होता है। जबकि फ्लोम देखेंगे तो फ्लोम जो होता है तो भोजन को संचरण करने के लिए फ्लोम का यूज किया जाता है। उत्तक देखिएगा समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। जाइलम हो जाएगा ये प्रायः कास्ट भी कह देते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये पहला जो होता है वो होता है बाह्यनिकाएँ, दूसरा होता है बाहिकाएँ, तीसरा होता है जाइलम, चौथा जो देखिएगा जाइलम मृदु तंग होता है। यह जो होता है संवहन उत्पन्न होता है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं, जल व खनिज लवणों का संवहन करना और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिन कर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि जो है डेट्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोम देखिएगा यह एक संवहनीय उत्तक है। इसका मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलनी नालिकाएं, दूसरा सह कोशिकाएं, तीसरा फ्लोम तनु और चौथा जो देखेंगे ये आपका फ्लोम मुदु तक होता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था। तो ये जो था सादत खां था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक सादत खां था। सादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध को जो है 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। सादत खां के बाद जो है सफदरगंज अब्दुल मंसूर खां अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब 1754 से 1775 में बना था। नेक्स्ट आता है 1775 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया जहां उसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासन काल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। नेक्स्ट जाता है 78 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो ये जो है लोथल है। नेक्स्ट आता है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में चावल उपजाने का अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए हैं। यहाँ से है अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य,
अग्नि वेदिका के प्रमाण हाथी दांत के पैमाना आदि प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्र मृत भांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाती है। सुत को दत्ता और एवं लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है ये होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान में है। तो ये इंडिया के यदि पूछेगा तो इंडिया का नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर ये गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत में अन्नागार जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर में कुबर वाले बैल की आकृति बनी हुई है। धौलावीरा देखेंगे तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। यह भारत की में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है यह आपका राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। नेक्स्ट आता है बनवाली। बनवाली हरियाणा में स्थित है एवं पुरातत्व स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सप्तवर्षीय युद्ध देखेंगे तो 1756 से 1763 के परिणाम में निम्नलिखित में से कौन से देश जो है फौजों से हार हुई थी? ये हुआ था आपका फ्रांसीसी का। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी देश की फौजों की हार हुई थी। इंग्लैंड के गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 में, उसमें इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय थे। गुलाबों का युद्ध देखेंगे तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के गृह युद्ध वर्षों तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल देखेंगे तो ये नाग जो होगा ये आपका एंटी टैंक मिसाइल हो जाएगा। नाग देखिएगा तो ये टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 9 नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आकाश देखेंगे तो सतह से हवा में मार करने वाला जो है आकाश एक मिसाइल है जिसकी क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इस अग्नि देखेंगे तो यह भी सतह से सतह पर मार करने वाला इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक के स्वदेशी रूप से विकसित करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का परिवार है। त्रिशूल देखिएगा यह कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसका मारक क्षमता देखिएगा 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट आता है 81 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो भाषा की संख्या जो है ये आपका 22 है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी जो है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 71वां हुआ था जो कि 92 में हुआ था। इसमें आपको नमक से याद रखेगा तो नेपाली, मणिपुर और कोंकणी जो जोड़ा गया था। 2003 ईस्वी में 92 संविधान संशोधन में जो है बोडो मास यानी बोडो से बोट से हो जाएगा बोडो, डो से डोंगरी, संथाली और मास यानी मैथिली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आता है 82 नंबर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और ये कौन सी सिफारिश था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता आदि शब्द को जोड़ा गया था। इसके द्वारा वन, शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन, पशु एवं पक्षियों का संरक्षण को राज्य सूची में समवर्ती सूची में डाला गया। लोकसभा व विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो यही अवधि को 6 साल से फिर 5 साल कर दिया गया था। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। 57वां संविधान संशोधन 1987 में देखिएगा तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है आपका 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया था। नेक्स्ट मैथ क्वेश्चन का देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 60 हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो कबीर के वाणी का हो जाएगा बीजक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? तो ये जो डिजाइन किया गया था M.B. हानिफ के द्वारा किया गया था। पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन M.B. हानिफ ने डिजाइन किया। पहली भारतीय EVM का आविष्कार 1980 में M.B. हानिफ द्वारा किया गया था, जिसे 15 अक्टूबर 1980 को इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटेड काउंसिल मशीन के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत में सर्वप्रथम EVM का प्रयोग जो है 1982 ईस्वी में केरल के नॉर्थ परबूर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुआ उपचुनाव में कुछ मतदाताओं केंद्र पर किया गया था। वर्ष 2004 में सभी लोकसभा और विधानसभाओं में EVM का प्रयोग किए जाने लगा था। नेक्स्ट आता है 87 नंबर, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो ये आपका चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है। वहीं चिली का सेंटियागो हो जाएगा, पेरू के लीमा हो जाएगा, गुयना का जॉर्ज टाउन हो जाएगा और उरुग्वे का मोंटेवीडियो हो जाएगा इसकी राजधानी। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौजी ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो ये जो है चौथा में मारा था, जो कि 1799 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ दिया है 1799 में दिया था। टीपू को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। अब यहाँ देखिएगा तो प्रथम आंग्ल मैसूर में जो 1767 से आपको 69 के बीच में हुआ था और बरेलास्ट जो था इस समय में गवर्नर था। द्वितीय देखिएगा तो 80 से 84 में हुआ था, वारेन हेस्टी इस समय में गवर्नर था। इसको याद रखने का एक ट्रिक हम बता देते हैं, इसे याद रखिएगा, बह काबे। ठीक है, बह काबे यानी ब से बरेलास्ट, दूसरा में हो जाएगा तो हेस्टिंग, तीसरा में हो जाएगा कर्नवालिस और चौथा में याद रखेगा बेलेजिली। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 1760 इसमें बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में जो है लाली के नेतृत्व में वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। अब आंग्ल मैसूर युद्ध में देखिएगा तो पहला जो हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा और ये संधि 1769 में हुआ था। दूसरा जो देखिएगा तो मंगलोर की संधि के द्वारा खत्म और ये आपका 1784 में, और तीसरा जो हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा और 1792 में जो है इसे ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट आता है 89 नंबर, 1902 में पुलिस कमीशन की किसकी अध्यक्षता में जो है स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सर एंड्रूज फ्रेजर के अध्यक्षता में। सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस कमीशन की जो है स्थापना हुआ। लॉर्ड कर्जन देखेंगे तो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिंग स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबसन की अवस्था में एक रेलवे आयोग, 1902 में जो है सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। कर्जन ने भारत विरोधियों कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। 1905 में बंगाल विभाजन भी किया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया। बंगाल को दो प्रांतों में बांटा, एक जो है पूर्वी बंगाल और दूसरा जो है जिसमें पूर्वी बंगाल में असम भी रखा था प्रांत, और दूसरी में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर को इसकी जो हेड बनाया गया। लॉर्ड रिपन देखेंगे तो ये आपको 1880 से 84 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद आएंगे तो लॉर्ड डफरी देखेंगे जो कि 1884 से 88 तक रहे थे। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जो कि 1885 से 88 तक हुआ था और बर्मा का अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। नेक्स्ट आता है चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी था? तो ये अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा, मगध की गिरिवज, काशी के वाराणसी, वत्स के कौशाम्बी, बज्जी के वैशाली या विदेह मिथिला के। वहीं देखिए कौशल श्रावस्ती, अवंती के देखेंगे तो उज्जैन या महेशमती, मल का कुशावती, पंचाल का अहिंछद या कामपिल, चेदी का सुक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का जो हो जाएगा हाटक, सूरसेन का मथुरा, असमक का हो जाएगा पोटनी या पोतल, या गंधार का देखेंगे तो ये हो जाएगा तक्षशिला। बुद्ध के जन्म के 6 शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूक्त में मिलता है। चिपको आंदोलन संबंधित है तो चिपको आंदोलन वृक्षों के जंगल के काटने को रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन देखेंगे तो 26 मार्च 1974 उत्तराखंड के वनो शांत के अहिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाओं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो रहे थे ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा रहे थे।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। तो भारत से कौन सी नदी का हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और एक देखिएगा तो सिंधु नदी, इस तीनों का जो उद्गम होता है ये आपका मानसरोवर झील के पास से ही होता है। तो यहाँ देखिएगा ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित चेमडुंग हिमानी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5150 मीटर है और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चिनाब नदी देखिएगा तो बारालापचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से और सिंधु नदी पाकिस्तान में जाकर ये मिल जाती है। रावी देखिएगा तो रोहतांग दर्रा जो कि निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है और चिनाब नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है। महानदी देखिएगा तो सिहाबा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी कटक के समीप जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी जो है आपका तिब्बत मानसरोवर के झील के निकट से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। सतलज नदी देखिएगा तराकस्ताल झील तिब्बत से निकलती है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है और चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी सतलज ही है। माही मध्य प्रदेश जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। झेलम जो है बेरी नाग के जम्मू कश्मीर से निकलता है। चिनाब नदी भी पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। लूनी नदी अरावली से इनसे निकलती है और ये कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। गंगा देखिएगा तो गंगा गंगोत्री हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी गोमुख में जाकर ये मिल जाती है और वहीं पर ये सुंदरबन की डेल्टा भी बनाती है। नेक्स्ट आता है यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी बंदरपुर से निकलती है और ये गंगा के प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर जो है मिल जाती है। सोन नदी देखेगा तो अमरकंटक पठार से निकलती है और गंगा पटना के निकट जो है या जाकर मिल जाती है गंगा में। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बोल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो ये जानते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रोलाइट स्थित है, इसी को ही हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तो सौरमंडल के सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों को समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य के प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य से निहित है। सौरमंडल समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। नेक्स्ट आता है प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आएगा पृथ्वी के बाद आ जाता है शुक्र के बाद मंगल और उसके बाद बुध आ जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले आएगा बुध, उसके बाद आएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण आ जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह में आएगा बुध और सबसे दूर स्थित ग्रह हो जाएगा ये हो जाएगा वरुण हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची हो गया और 395 अनुच्छेद हो गया और भागों की संख्या जो है यह आपका 22 है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो अरुणाचल प्रदेश में जो है फुनडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी है। तो ये दीछी परियोजना जो है वहाँ पे है उस नदी पे। नेक्स्ट आता है इसके बारे में डिस्कशन, ये करेंट का है तो इसका जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है। तो संविधानेतर देखेंगे तो ये आपका नीति आयोग हो जाएगा क्योंकि नीति आयोग की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है और ये आपका इससे पहले जो था ये इसका जो हुआ था चेंज हुआ नीति आयोग ये 1 जनवरी 2015 को हुआ, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो था ये हमारा योजना आयोग का चर्चा था जो है संविधानेतर है। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। संवैधानिक निकाय में वह निकाय जिनकी संविधान में वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। जैसे निर्वाचन आयोग का वर्णन है 324 से 329 में, संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग जो कि 324 से 329 तक जो है इसकी चर्चा है। वहीं देखेंगे वित्त आयोग जो कि 280 में, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद जो है 338 में। वहीं देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के लिए 338 में भारतीय भाषा। तो ये सब जो है ना हमारे संविधान में जिसकी चर्चा होगा, ठीक है, वो आपका संवैधानिक हो गया और जो नहीं चर्चा है उसको संविधानेतर कहते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो हुआ था 1853 में। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुआ 1853 में हुई थी। डलहौजी को भारत के रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने यानी 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह गैस प्रभाव में नहीं आता है। तो आपका सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है डी हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव के कारण हरित गृह गैस में देखेंगे तो हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण में उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती है। यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है एवं पुनः छोड़ती है। जलवाष्प तथा CO2 वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा इसके
किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों यानी 12 से 20 म्यूएम को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती है। इसके साथ ही अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोरो और जलवाष्प होता है। नेक्स्ट आता है रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको बैकरोल के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियो सक्रियता तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रियता तत्व किसी के परिघटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज जो है श्रेय देखिएगा तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर हेनरी बैकरोल को जाता है। रेडियो सक्रियता तत्वों में प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, प्रसिद्ध रासायनिक और भौतिक शास्त्र थे। इन्होंने नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ये आपका जे थॉमसन ने किया था। केल्विन ताप को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आईटीबीपी ने अपना पोंगो बेस से किस राज्य की साइकिलिन अभियान शुरू किया है, तो ये आपको सिक्किम से शुरू किया था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। आईटीबीपी का मुख्यालय देखिएगा तो नई दिल्ली है। उद्देश्य जो इसका है सर्वदृढ़ता कर्मनिष्ठा, ये इसका उद्देश्य है। और वर्तमान महानिदेशक जो है ये आपका अनीश दयाल सिंह है। तो इस तरह से हम आप कह सकते हैं जो 100 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन जो है ब्रीफली रूप से देख लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।